समागम प्रोग्राम में मैं आशीष दवे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस समागम के प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही मशहूर डॉक्टर, सर्जन हैं और पर्यावरणविद हैं, इनोवेटर हैं, लेखक हैं और यूँ कहें कि अपनी छात्र की राजनीति में आपने नेतागिरी भी की है। मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आप एज ए कंसल्टेंट हैं, स्वास्थ्य के बारे में लिखते हैं और इंटरव्यूज़ देते हैं और क्या-क्या डिग्रियां हैं और क्या कर रहे हैं और उनकी क्या विशेषता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं समागम में डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। नमस्कार करता हूँ। नमस्कार साहब। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ आप इस प्रोग्राम में हैं। सबसे बड़ी बात कि मैंने आपकी डिग्रियां पढ़ी और चूँकि उसको पढ़ने में मुझे बहुत समय लगेगा और शायद उच्चारण भी मैं सही नहीं कर पाऊँ, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं कि आपने क्या-क्या क्वालिफिकेशन की है। मैं मेरे प्यारे भारत देश के एक बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ और पूरी पढ़ाई मेरी एक हिंदी मीडियम के स्कूल में, जहाँ पर कोई साधन नहीं थे, वहाँ से हुई। लेकिन मेरे पिता की बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो उसके लिए भगवान ने मुझे उस रास्ते पर पहुँचाया और मैं भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS और फिर MS करके सर्जरी में आगे अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाता चला गया। और ये सारी डिग्रियां जितनी आपको मेरे बारे में पता है, ये सब मुझे देश ने और विदेश ने मेरे काम को देखते हुए मुझको नवाजी हैं, जिसके लिए मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी जो ख़ास बात है जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, गैंग्रीन और डायबिटिक के जो ज़ख्म होते हैं उसकी आपने बड़ी विशेषता हासिल की है और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आपसे लोग उस पर चर्चा करते हैं, आप उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उस विषय पर, आपके मुख्य जो उस पर आएंगे। सबसे पहले बताएं कि जब आपने मेडिकल में एंट्रेंस ली, आपने प्रवेश किया, और उस दौर में और आज के दौर में कितना मुश्किल है और क्या हालात हैं? देखिए, जब हम लोगों का मेडिकल में एडमिशन हुआ तो एक तो एडमिशन होना ही बहुत धर्म संकट का काम होता था, क्योंकि बहुत कम सीटें थी, बहुत कम सेंटर थे, बहुत कम जगहों पर गाइडेंस मिलती थी और एक तरह से जितने भी 11वीं 12वीं के बच्चे हुआ करते थे, उनके सामने दो ही टारगेट होते थे, या तो इंजीनियरिंग में चले जाओ या मेडिकल में चले जाओ। पर मेडिकल में जाने के लिए चूँकि बहुत कम सीटें थी, तो बहुत कम लोगों को वो सौभाग्य मिल पाता था। मैं ईश्वर का ऋणी हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला, कि जिसकी वजह से मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि चूँकि उस समय पर बहुत कम कॉलेज होते थे, तो जितनी फैकल्टी, जो टीचर्स होते थे, जो गुरुजन होते थे, जो मेडिकल में मेडिकल कॉलेजेस में काम करते थे, पढ़ाते भी थे, उनके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बेहद अनुशासन में रहते थे, सबको रखते थे। और हम लोगों को ध्यान पड़ता है कि आज जैसा आसान मेडिकल कॉलेज तब नहीं था, तब बहुत बहुत ज़्यादा दुष्कर परिस्थितियाँ थी। आपके पास कोई साधन नहीं होते थे, आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होते थे, जो करना है वो सब आपको करना है, आपके पास किताबें बहुत कम होती थी और आपको उसी हिंदी मीडियम के एक छात्र को अंग्रेजी मीडियम की वो सारी चीज़ों को पढ़ना, किताबों को पढ़ना एक बहुत कष्टकारी काम था। लेकिन हम उन सब से पार पा पाए, क्योंकि मेडिकल का छात्र, मैं मानता हूँ, ताउम्र पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। आज कुछ है, कल कुछ नया आना है, वो भी उसको पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी बात, हमारा हर पेशेंट हमारे लिए एक नई किताब होता है। हर पेशेंट एक नए तरीके से अपने आप को व्याप्त करता है, प्रस्तुत करता है, और आपको जब तक उसका मालूम नहीं है, तब तक आप उसके बारे में बहुत सक्षम निर्णय नहीं ले सकते। हम इसीलिए लगातार फैमिली फिजिशियन की वकालत कर रहे हैं कि आपका एक घरेलू डॉक्टर आपके पास हमेशा होना चाहिए, कि जो आपके बारे में सब जाने और उसके अनुसार उसको कभी इमरजेंसी में इलाज उपलब्ध ज़रूरत पड़े तो वो आपके साथ खड़ा रहे। आपके बीते दिनों की भी बात करते हैं, क्योंकि आज दूरदर्शन के माध्यम से आपको तमाम लोग देख रहे हैं और जब कोई शख्सियत होती है तो बहुत से लोग उनसे सीखते भी हैं। तो छात्र जीवन में भी आपने उस समय भी छात्र संघ के चुनाव में राजनीति उस समय दौर में की है और आज की भी दौर में छात्र राजनीति होती है, लेकिन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो कि बेसिकली पढ़ने वाले लोग होते हैं और उसमें राजनीति करना, और एक दौर था जब भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज और MSCT जो हुआ करती थी, उनके बीच में बड़े झगड़े भी होते थे। तो वो दौर में
इतना समय इन पढ़ने वाले बच्चों को कैसे मिलता था और उस समय आपका प्रशासन कॉलेज का क्या सपोर्ट करता था और किस तरह की दुश्वारियां थी और उससे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए आशीष जी, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे छात्र संघ के सचिव के पद पर भी और फिर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद पर भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और यहाँ चुनाव जैसी स्थितियाँ नहीं थी, तो उस परिस्थिति में हमारे तब जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे डीन हुआ करते थे डॉक्टर नरेंद्र मोहन मिश्र जी, जिनको हम एनपी मिश्रा जी कहते थे। उन्होंने मुझे जूनियर डॉक्टर्स के पद पर आसीन होने के लिए आदेश जैसा दिया था कि आप बनेंगे, क्योंकि आप सबके साथ रहते हैं, आप सबका काम करते हैं, आप लगातार यहाँ उपलब्ध रहते हैं और आपका सारे टीचर से सबके साथ बड़ा अच्छा एक तरह से सामंजस्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पूरे टेन्योर में कभी भी कोई स्ट्राइक जैसी चीज़ नहीं हुई। कोई समस्या आती थी तो हम डीन साहब के पास पहुँच के सीधी सी बात करते थे कि सर ये दिक्कत है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो समाधान तुरंत हो जाता था। उसके लिए हमें किसी भी तरह से कोई अलग से बात नहीं करना होती थी, ना कोई स्ट्राइक जैसी नौबत आती थी, और सब कुछ बहुत स्मूथली चलता था। आगे बढ़ते हैं कि आपने बर्न में, आपने सर्जरी में भी और आपने जो भी विशेषज्ञता हासिल की है, तो ये सब फील्ड अलग अलग हैं, तो कैसे आपने तीनों को पूरा किया और तीनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। मैं बेसिकली सर्जन हूँ, गैस्ट्रो सर्जन हूँ, और हर सर्जिकल विधा की जो बेसिक बुनियाद है वो मरीजों की देखभाल, और चूंकि सर्जरी में जख्म होना लाजमी है, तो जख्म ठीक होना, जख्म ठीक नहीं होना, ये बहुत बड़ा धर्म संकट आज पूरी दुनिया के सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के सामने जख्मों को ठीक करने का आज भी कोई स्थायी पैटर्न नहीं है। ना उनके पास कोई क्रीम है, ना मेडिसिन है, ना उनके पास कोई ऐसा साइंस है जिससे वो सेल्स को वापस जीवित कर सकें। सब हाइपोथेसिस में चल रहा है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके इस डॉक्टर ने पहली बार दुनिया में वो विधा हासिल कर ली है कि हम सिर्फ हमारे ड्रेसिंग के जरिए जो हमने इनोवेट की है, हम किसी भी तरह के सेल्स को दोबारा बना सकते हैं। बिना एंटीबायोटिक्स के बना सकते हैं, बिना मरीज को भर्ती किए बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना संकट मरीजों का इस तकनीक से कम होने वाला है। और इसीलिए डायबिटिक गैंग्रीन हर 20 सेकंड में मेरे देश में एक पैर कटता है डायबिटिक गैंग्रीन में। आप इमेजिन करिए कि मैं सारे पैर वापस ला रहा हूं जो मेरे पास पहुंच पा रहे हैं। अगर ये सारे मरीज हम तक पहले मिनट में पहुंचेंगे, या हम हमारी तकनीक को हम सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों को ट्रेन कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा वर्ग विकलांगता और मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है। आज का एक खास विषय है कि आज मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में भी किया जा रहा है जी। और पूरे वर्ल्ड में हिंदी को नहीं जानते हैं, उसके जो टर्मिनोलॉजी है वो सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। तो क्या दुश्वारियां आएंगी, क्या परेशानियां आ सकती और कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है? देखिए आशीष जी, हमारे देश में मैं समझता हूँ कि 250 से ज़्यादा लोकल भाषाएं हैं। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं अपने समय भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो हिंदी मीडियम से आया था, अंग्रेजी मीडियम बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। आज अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की भरमार है, तो बच्चे आज अंग्रेजी सीख पा रहे हैं। हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, और उसके बाद भी हमने अपने आप को अंग्रेजी माध्यम में पारंगत भी किया और उसमें काम भी किया। उसमें अच्छे नंबरों से, मैं कहूँ कि गोल्ड मेडल्स से हमने अपने आप को आगे करके किया भी। तो संकट यहाँ सबसे बड़ा है कि आप किसी को मार मार कर कुछ नहीं सिखा सकते। सिखाने में जो कहते हैं ना कि एजुकेट और लर्निंग, दो चीज़ों में बहुत बहुत अंतर है। तो यहाँ ये ज़रूरी होगा कि चूंकि पहले भी लोकल भाषाओं में टीचर्स पढ़ाया करते थे, आज भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ हिंदी जैसी कोई संकट की भाषा नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी का कंपल्शन कर देंगे तो एक तो शब्दावली पे बहुत बड़ा अन्याय करेंगे, और दूसरी बात क्या है कि हमारे बच्चे देश विदेश में अंग्रेजी, चूंकि एक पूरी दुनिया की आज एक स्थायी भाषा बन चुकी है, तो वहाँ पर उनको बहुत संकट इसलिए आएगा कि हमें सारे सेमिनार्स में हम हिंदी में कैसे बात करेंगे अगर वहाँ पर पूरा हिंदी का ऑडियंस नहीं होगा। तो वहाँ विदेशी ऑडियंस होगा जो हिंदी नहीं जानता, तो उसके सामने हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे। और इसी तरह से हमको ये देखना होगा कि हम हिंदी की बोलचाल की भाषा में लेक्चर्स तो देते हैं, वो तो पहले से देते आए हैं। आपने जो किताब का कन्वर्शन किया है, उस किताबों के कन्वर्शन में हमको हिंदी की आम बोलचाल की भाषा को रिकॉर्ड करके उसका कन्वर्शन करना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स वैसे के वैसे रहना चाहिए ताकि उसका मंतव्य ना बदले, और उसकी वजह से उसका कोई गलत सीखने में बच्चों के ना आए, क्योंकि वैसे ही आज की तारीख में बच्चे बहुत कम सीख रहे हैं। सारे कॉलेजेस के हाल अगर हम उठा के देखें तो इतनी बुरी स्थिति में कहूँगा एजुकेशन के नाम पर।
एकेडमिक्स के नाम पर कि ढेर मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए हैं, ढेर सारी आपने गाड़ियां खरीद ली हैं, लेकिन ड्राइवर आपके पास नहीं है। बहुत सही बात आपने, और बड़ा, क्योंकि आज की तारीख का ज्वलंत मुद्दा है और इससे ज़रूर युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि आप तालमेल बिठा के डॉक्टरी की इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पर जब आप संसार में बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको इंग्लिश की भाषा को वहाँ पर अदला बदली के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपके करियर को मैंने पढ़ा और आपने बड़ी जर्नी की है, आप तमाम जगह रहे हैं, लेकिन एक उसमें मैंने पढ़ा कि आप एम्स में एज ए रजिस्ट्रार के महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पद पर रहे, वहाँ का अनुभव क्या रहा, और फिर उसके बाद आपने अपना खुद का काम भी शुरू किया या आपका खुद का चल रहा है, तो ये वो पद आपने क्यों छोड़ा? आशीष जी, हम हमारे मेडिकल कॉलेज के समय से ही लगातार आम पब्लिक की परेशानियां और उनके उपचार से रिलेटेड व्यवस्थाओं के लिए लगातार प्रयासरत थे। हमने एमआईसी गैस लीक के समय भी, जब हम सेकेंड ईयर में थे, बहुत काम किया पब्लिक के साथ जुड़कर। उसके बाद हम लगातार उस व्यवस्थाओं में चलते रहे। यहाँ जाना, एमएस करने के बाद सारे बड़े बड़े सेंटर्स में काम कर पाना अनुभव लेने के तौर पर मेरा जीवन का बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब यहाँ इससे आगे मैं वापस, क्योंकि उनके पास तो पूरा सक्षम तंत्र था और वहाँ 6-6 महीने की वेटिंग होती थी, हम किसी की मदद नहीं कर सकते थे, जो सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो हमें फिर मौके मिले ग्रामीण परिवेश में बनने वाले नए नए अस्पतालों को लेकर। वहाँ हमें मौका मिला तो हमने कितने सारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में सर्जिकल व्यवस्था को, हमारे काम को चालू किया। और होशंगाबाद के भी एक बहुत छोटे से एरिया में एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल हुआ करता था जो बंद पड़ा था, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल। आज मेरी पहचान सबसे ज़्यादा वहीं से बनी। उस 100 बिस्तर के हॉस्पिटल को हमने दोबारा से चालू किया था और 6 महीने के अंतराल में हम 150 बिस्तर भरने लगे थे वहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियों ने मुझे वापस भोपाल की तरफ प्रेरित किया, लेकिन हमने उस हॉस्पिटल को बाकी डॉक्टर्स को सेटल करके, उनको तैयार करके वहाँ करके, उसके बाद हमने अपना काम आगे बढ़ाया। भोपाल में चिरायु हॉस्पिटल, पीपल्स हॉस्पिटल, चौकसे मेडिकल कॉलेज, ये सब मेरे हाथ के शुरुआत के किए हुए हैं। और उसके बाद चूँकि मैंने लगातार ये पीड़ा देखी कि जो जख्म 5 दिन 6 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, वो जख्म साल साल भर 2-2 साल ठीक नहीं हो रहे हैं। लेप्रोसी के जख्म, बर्न्स के जख्म, कैंसर के जख्म, डायबिटिक गैंग्रीन में तो पैर ही काटना है। शुरुआती समय में जब हम पढ़ रहे थे तो हम भी एम्पुटेशन करते थे। तो हम लगातार, भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं जिस भी मरीज में अपना इनोवेशन उसको समझाता गया और वो मरीज इनोवेशन ठीक पे होता हम गया। जरूर आएंगे, क्योंकि आज का मुख्य मुद्दा भी वही है। जी। समागम के इस कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी से। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। समागम कार्यक्रम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, और आज हम बहुत ही विशेष चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर से आपका स्वागत है। आपने एक बर्न में स्पेशलिटी की है और आज की तारीख में आप पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं कि डायबिटिक और गैंग्रीन जो होता है उसका आप उपचार करते हैं। तो एक तो ये बताएं कि आपने इस फील्ड को कैसे आए इसमें, और आपने वो क्या इनोवेशन किया, और उसके बचाव क्या हो सकते हैं?
आशीष जी, लगातार जब सर्जरी के दौरान हमने इस संकट को देखा कि आम जनता बेहद परेशान है, छोटे छोटे जख्म भी उसके महीनों ठीक नहीं हो रहे हैं, और बर्न के मरीजों की पीड़ा तो मैं समझता हूँ कि भगवान कभी किसी को ना दे। उसको तो देख पाना ही बहुत मुश्किल है, वो मरीज कैसे सहन करता है, और अंत समय तक वो सहन करता हुआ ही अपनी गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये संकट सबसे बड़ा था कि पूरी दुनिया के सामने हमारे इनोवेशन के अलावा आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें दोबारा से सेल्स बना के जख्म भरे जा सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन सारा काम अब आर्टिफिशियल स्किन की तरफ हो रहा है या सप्लीमेंट्स की तरफ हो रहा है। प्रभु कृपा से कुछ ऐसा माहौल बना कि मैं इस विधा में धीरे धीरे पूरी तरह से समा गया। मेरा जो गैस्ट्रो सर्जरी का काम था, मैं बहुत ज़्यादा सर्जिकल वर्क में लगातार बिजी रहता था सब जगह पर जैसे जैसे मेरे को परिणाम मिलने लगे और लोगों की पीड़ा कम होने लगी, लोगों को आराम मिलने लगा, जख्म जल्दी भरने लगे, डायबिटिक गैंग्रीन के पैर कटने से बचने लगे, तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे सर्जन, पहले तो डॉक्टर बनाया, फिर सर्जन बनाया, और फिर ये इनोवेशन, ये विधा मेरे ही दिमाग में क्यों आई कि हम जख्म का वातावरण बदल दें, हम एक नए तरीके से जख्म को, जिसको हमने वुंड न्यू एनवायरन का नाम दिया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया अभी सिर्फ हाइपोथेसिस कर रही है कि अगर कुछ ऐसा वातावरण दिया जाए जख्म को कि बॉडी के सेल्स उसमें पनप जाएं, तो मैं उस विधा की वजह से आज इस काम को पूरी दुनिया में फैला पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। और मैं फिर आपके माध्यम से आम जनता से अपील करूँगा कि अगर आपका कोई जख्म किसी भी वजह से 5 से 6 दिन से ऊपर जाता है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से खुल के बात करना चाहिए। आपके शरीर में कुछ कमियां हो सकती हैं, हीमोग्लोबिन से लेकर प्रोटीन से लेकर बॉडी बिल्डिंग जो सेल्स हैं उनको बनाने की चीज़ों को लेकर, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। और अगर आपको फिर भी कहीं से दिक्कत लगती है कि आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आपको समय नहीं जाया करना चाहिए, आपको तुरंत हमारे किसी भी माध्यम तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि आप जो एलोपैथी से उसका इलाज करते हैं या आपने जो कोई मलहम किस जी क्या पद्धति हो, क्या करते हैं? आशीष जी, हमने पूरी नए नए तरीके की ड्रेसिंग्स तैयार की हैं, जिनकी इंटरनल कोटिंग पूरी हर्बल से बनी हुई है, और ये किसी भी तरह का, इसमें कोई केमिकल नहीं होने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। प्रैक्टिकली आप किसी भी माध्यम पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग कंडीशन, मरीज की कंडीशन के हिसाब से आज हमारे पास 28 डिफरेंट फार्मूलेशन हैं उसके। लेकिन मुद्दा ये है कि चूँकि ये माध्यम पूरी तरह से हर्बल बेस्ड है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना, और इसमें चूँकि बहुत तेज़ी से बॉडी के सेल्स अपना काम चालू कर देते हैं, तो हमको किसी भी मरीज़ में ना एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। जला हुआ मरीज़ कितना पेनफुल होता है, आप देखेंगे हमारे सारे मरीजों का रिकॉर्ड कि पहली ड्रेसिंग लगाते से ही मरीज़ का पेन शांत हो जाता है, उसको हमें पेन किलर भी नहीं देना पड़ते हैं। कल एक पेशेंट से मैं बात भी कर रहा था, जब आपसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो बीपी और शुगर की आपके इलाज के बाद उनका जब गैंग्रीन हुआ था और जी 2 महीने में वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गई लेडी। तो इससे डायबिटिक और बीपी का क्या रिलेशन है? देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे है तनाव, स्ट्रेस। जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, तो आपका शरीर वैसे ही तनाव में आ जाता है, और तनाव से निपटने के लिए आप क्या करते हो? कुछ खाने की कोशिश करते हो, मीठा खाने की कोशिश करते हो, तो हमारा शरीर भी एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से ये डायबिटीज़ की स्टेज अगर नहीं है तो बन जाती है, और अगर डायबिटीज़ है तो बिगड़ जाती है। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर में होता है कि लगातार तेज़ी से तनाव बढ़ने के साथ बीपी बढ़ना चालू होता है। तो दुर्भाग्य ये है कि आज आप किसी भी विधा में पहुंचते हैं, तो वहाँ आपके सिम्टम के आधार पे उपचार हो जाता है, जबकि मेरी पूरी जो ताकत होती है मरीज की प्रवृत्ति का उपचार करने की होती है। मरीज की प्रवृत्ति क्या है, क्या उसका तनाव कम हो जाएगा। अब जैसे आप जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं, वो महिला कितने तनाव में थी कि उस महिला के एक तो बचने की संभावना नहीं थी, और दूसरा अगर वो बचती भी तो कूल्हे से उसके दोनों पैर कटने की स्टेज थी। अब आज आप कूल्हे से दोनों पैर काट देंगे तो उसके बाद बचेगा क्या उसके बाद जीने के लिए? यहाँ मानसिक तनाव है, यहाँ फिजिकल सोशल तनाव है, यहाँ बहुत सारे दूसरे तनाव की चीज़ें हैं। तो मरीज को तो उसके बाद एम्पुटेशंस के बाद तो मरना ही है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो क्या हम एम्पुटेशंस बचा सकते हैं? तो हमने उस विधा के ऊपर काम करना चालू किया, और आज आप ये देखोगे कि उसमें हम लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटिक की एक बड़ी आपने जिक्र किया कि आज पूरे विश्व में 10 में से 3 से 4 लोग डायबिटिक हो रहे हैं।
तो क्या ये हमारे भारत देश की हालत है या पूरे विश्व की हालत है? शॉर्ट में बताएं इसको, कैसे बचा जाए इससे? नहीं देखिए, पूरे विदेशों में तो आज ओबेसिटी कंट्रोल प्रोग्राम पे बहुत सारे काम हो गए हैं। वहाँ तो लगातार डाइट से लेके हर चीज़ सुधारी जा रही है। हालाँकि वो विधाएँ हम उन्होंने अब हमारे देश में ठूँस दी है। हमारे यहाँ जो पहले एक भोजन की प्रवृत्ति थी वो अब हट के अब हम जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। तो अगर विदेश में 10 में से 3 डायबिटिक हैं और मोटापा है, ओबेसिटी है, तो हमारे देश में वो आंकड़ा 4 से 5 तक पहुँच गया। आज हम जनरेशन्स को उठा के देखें, हम ग्रामीण परिवेश की बात नहीं कर रहे, पर शहरी परिवेश में आप हर बच्चे को मोटा देखेंगे। उसके खाने पीने का तरीका बिल्कुल जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी और इसकी तरफ आप देखेंगे, पास्ता की तरफ। तो ये व्यवस्थाओं को हमारे सरकार को बहुत तेज़ी से सुधारने की कोशिश करना चाहिए। हम लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं कि हमें फूड पॉलिसी लाना होगी, हमें जंक फूड को बिल्कुल बैन करना होगा या उनको इतना टैक्सेशन देना होगा कि जिससे सरकार का खजाना भी भरे और लोगों में उसको कम से कम अपनाने की प्रवृत्ति आए। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर महुआ हाउस में बैठे हैं और बहुत ही नैसर्गिक जगह है जहाँ पर कि एक प्राकृतिक सुख मिल रहा है। यहाँ पर आने के बाद एक अलग अनुभूति, पर्यावरण के साथ में तालमेल और ग्रीनरी के बीच में यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर महुआ हाउस में रमैया के साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हो रही है और जिसमें डायबिटिक पेशेंट जिनको कि बीपी है या रोमेटाइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में बदन में दर्द है, उसके यहाँ पर पंचकर्म और षटकर्म के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा। तो वो इलाज आयुर्वेदिक इलाज होगा और एलोपैथी के इलाज को जोड़ के आपका नज़रिया क्या बनता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया कि हमारे जो 20-25 साल के प्रयास थे कि सारी पैथियों को इकट्ठा करके एक जगह पर लाया जाना चाहिए और जिस पैथी की जो अच्छी बात है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए सामंजस्य के साथ। अभी तक एक व्यवस्था चल रही थी कि आयुर्वेद को बिल्कुल दोयम कर दिया गया था, जबकि सुश्रुत हमारे चरक संहिता या नारद संहिता, इसमें इतनी ढेर सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं जो अब विदेशी उठा कर अपने यहाँ पेटेंट करा रहे हैं। जैसे मैं छोटी सी बात करूँ तो सुश्रुत सर्जरी के भीष्म पितामह माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में भी उनकी बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट लगा हुआ है, उनका पूरे बारे में उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, भारत के किस मेडिकल कॉलेज में आज तक आपने सुश्रुत की मूर्ति देखी? कहीं नहीं। सुश्रुत ने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तब डिजाइन कर दिए थे हजारों साल पहले, जब हमारे देश में उसके बारे में जानकारी नहीं थी, दुनिया को जानकारी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो सारा ज्ञान उठाकर ले जाया गया बाहर लोगों ने उसको पेटेंट करा लिया और हमको वो ऊंची कीमतों पर हमारे देश में खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि महुआ हाउस में रमैया, जो कि एक बहुत बड़ा नाम और ब्रांड बन रहे हैं पंचकर्म की तरफ, आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ, तो हर मरीज की प्रवृत्ति के अनुसार जो मैं बात करता हूँ कि प्रवृत्ति का इलाज होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी पेथियाँ मिलकर एक जगह इकट्ठी होंगी तो संभवतः हम एक बहुत बड़ा आयाम चिकित्सा को भारतीय चिकित्सा के तौर पे दे पाएंगे, जो है पूरे अनादिकाल से पूरी दुनिया को ठीक करने की तरफ। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ व्यापारिक कारणों से, कुछ एक सिस्टम ने हमारे ही सिस्टम को दोयम कर दिया था। आज उसको वापस पुनर्जीवित करने की स्थिति खड़ी हो रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में बातचीत करके हमको पता चल रहा है कि किस तरह से आपने एक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति करते गए और नए नए आयामों को आप छूते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आज आपने एक बड़ा मकाम हासिल किया है। और आज अब बर्न और गैंग्रीन और डायबिटिक की जो गैंग्रीन होती है, जो पैर कटने की नौबत आती है, उसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं, लोगों को ठीक कर चुके हैं। आपने ऐसा कौन सा जटिल केस अपनी लाइफ में किया है और उनको ठीक होने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि मिली हो, क्योंकि वो बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि होती है? आशीष जी, यूँ तो बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास वो चैलेंज पहुंचते हैं जिनको आपके गुरुजन भी ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि चूँकि पूरी दुनिया के पास अगर मैं बात करूं तो अभी मैं सिर्फ जख्मों की बात कर रहा हूं, तो मेरे गुरु स्वर्गीय डॉक्टर जहीर उल इस्लाम ने, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले बन प्लास्टिक सर्जन थे, और जिनके पास हज़ारों पब्लिकेशंस हैं उनके नाम से, तो जब उन्होंने मेरे बंस के रिजल्ट्स देखे थे तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी कि बेटा, जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम कर रहे हो। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे सुबह सुबह, तब फ़ोन तो बहुत कम होते थे, व्हाट्सएप भी नहीं था, तो मेरे को एक मेल उनका मिला कि एक चैलेंज केस है, तुम करोगे क्या, कुछ कर सकते हो क्या इसमें। वो लेप्रोसी के लाइलाज जख्मों का मरीज़ था, जिसका
वो 20 साल से इलाज कर रहे थे, वो जख्म कभी ठीक नहीं हो पाते थे। तो मैंने उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर मुझे 10 दिन समझने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें कितनी मदद कर सकते हैं। उन्होंने पहली बात कही थी कि इसके पास पैसा नहीं है। मैंने कहा सर कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे काम करने दीजिए। और आप मानेंगे नहीं, जब 10 दिन बाद मैंने वो जख्म भरा हुआ मरीज़ उनको वापस भेजा था, वो मरीज़ सिर्फ ओपीडी में आता था, ड्रेसिंग कराता था। हमारा जो सहयोगी अस्पताल था वहाँ पर हम काम करते थे। लेप्रोसी के नाम पे आप समझ सकते हैं कि मुझे स्टाफ भी नहीं मिलता था, सब लोग दूर खड़े हो जाते थे कोड के नाम पर, कुछ के नाम पर। आज भी वो स्टिग्मा बहुत कायम है। तो मैं अकेला ही उसका सारा काम करता था। और वो जब मरीज़ वो ठीक होके गया तो मेरे गुरुदेव ने, डॉक्टर जहीर साहब ने, आज मैं वो होते तो बहुत खुश हो रहे होते कि हम आज इतनी चीज़ों को लेके आगे पहुंच सके हैं। लेकिन उन्होंने मुझको शाबाशी दी थी और उन्होंने कहा था आज से सारा काम बंद, अब मैं सिर्फ भुवनेश्वर गर्ग के साथ काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है। समय कम है, आपसे इतनी इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयुक्त और सही जानकारी आप हमारे समागम के कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप शॉर्ट में बताएं कि भविष्य में आपको इस बर्न को या गैंग्रीन या डायबिटिक का जो गैंग्रीन होता है, इसके लिए भविष्य में क्या योजना है और मरीज आपसे कैसे मुलाकात कर सकता है? आशीष जी, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, मोदी जी तक पहुंच सके और हमको ये पूरा कंसेप्ट बता सकें। क्योंकि क्या है दुर्भाग्य, आप ये देखिए कि 60% मेडिकल ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी, मैं इसको कहता हूँ कि 60% चिकित्सा मेरे इस इनोवेशन से ख़त्म हो जाने वाली है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब कभी रील वाले कैमरे आया करते थे, क्रांति तो आ आज सकती ये है। क्रांति लाने वाला इनोवेशन है। ओके। और जिस तरह से रील वाले कैमरे, जब कोई सोच नहीं सकता था कि बिना रील के कैसे कोई फ़ोटो खींचेगा, तो जिसने वो डिजिटल का इन्वेंशन किया था वो उसी कंपनी में काम करता था, रील वाली कंपनी में, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो आज व्यवस्था ये है कि चूंकि पूरा सिस्टम एक व्यवस्था पे कायम है, तो उस व्यवस्था को रिप्लेस करना एक आदमी के बस का नहीं है, आसान काम नहीं है। आपको जगह जगह लोगों को ट्रेन करना होगा, उनको सिखाना होगा कि आपको ऐसे ड्रेसिंग नहीं करके आपको ऐसा ड्रेसिंग करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बदलना है, आपको ड्रेसिंग का तरीका बदलना है, और हमारे इनोवेशन से वो परिणाम आपको भी सामने मिल जाएगा। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमारे अस्पतालों पे स्वास्थ्य का लोड बहुत बड़ा है, सरकार पे लोड बहुत बड़ा है, और बहुत ज़्यादा खर्च एक आम परिवार के ऊपर होता है। अब आयुष्मान और दूसरी योजनाएं आ गई हैं तो संभवतः वो कुछ आसानी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोड तो है, तकलीफ तो है। बीमारी है तो आपका एक वर्किंग हैंड कम होता है, बीमारी है तो एक तनाव का कारण बनता है, बीमारी है तो 2500 दूसरी चीज़ें खड़ी होती हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी होगा कि आज हमको जैसे मरीज़ भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती, मरीज़ ड्रेसिंग कराता है जला हुआ या डायबिटिक गैंग्रीन का, और बहुत सारे हमारे मरीज़ तो मैं सब जगह नहीं हो सकता, तो वो लोग खुद अपने घरों में ये ड्रेसिंग करते हैं, उनको ड्रेसिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आसान हो जाने वाला है, यहाँ ये समझना होगा। हमारी डिपेंडेंसी हटेगी मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल्स से, हमारे को एक्स्ट्रा बेड्स मिलेंगे दूसरे इमरजेंसी कामों के लिए, दूसरी बीमारियों के लिए। हमारी डिपेंडेंसी हटेगी दवाइयों से, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए, हमें पेन किलर्स नहीं चाहिए। तो मरीज़ का काम कितना आसान होगा। आज आप एक एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक आपके शरीर के सेल्स भी खाती है, तो वो खाली बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करती, वो आपका सेल भी नष्ट करती है। आप एक एंटीबायोटिक खाते हैं, आपका भी अनुभव होगा कि तुरंत पेट गड़बड़ होता है, तुरंत चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं। तो कोई भी केमिकल, कोई भी बीमार, कोई भी दवा अपने 25 साइड इफेक्ट साथ लेकर आती है। तो हम इसलिए सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक दवाइयाँ बिल्कुल नहीं ली जानी चाहिए। शरीर अपने आप चीज़ों से लड़ता है, उनको ठीक करता है, और इस व्यवस्था को अपनाकर लोगों तक पहुंचाने में हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि पहले दिन से ऐसा नहीं हो गया कि जख्म है और हमने एंटीबायोटिक नहीं दी। आज कमर्शियल ज़माना है, कंज्यूमर कोर्ट बैठे हैं, लोग बैठे हैं तुरंत गर्दन पकड़ने के लिए कि डॉक्टर ने इलाज नहीं दिया, मरीज़ खराब हो गया। लेकिन इस विधा को यहाँ तक लाने में आज हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको पहले 3 दिन बहुत ध्यान से दवाइयों का इस्तेमाल करना। आपसे कैसे मिल सकते हैं मरीज़ मेरे नाम से, दूरदर्शन के माध्यम से, कहीं से भी मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेट पे उपलब्ध है? नेट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से कर सकते हैं। बताएं, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। मेरे डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग के नाम से आप डालेंगे, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। चलते चलते हमारे जो भी दर्शक हैं उनको आपकी जो बीमारियां हैं उससे पहले बचाव के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति को संरक्षित कीजिए, जल का संरक्षण कीजिए, अपने घर के आसपास ज़रूर से ज़रूर पेड़ पौधे लगाने का काम कीजिए, और जितना हो सके ताज़ा
न्यूट्रिशियस भोजन जो हमारे घरों में बनता है, जो लगातार साफ़ सफाई के साथ बनता है, उसका सेवन कीजिए। और किसी भी हाल, पहले मिनट, पहले दिन दवाइयाँ, खासतौर से एंटीबायोटिक्स किसी भी बीमारी में मत लीजिए। हमने कोविड काल में भी बहुत सारे लोगों को इस बारे में सुरक्षित रखा, क्योंकि वायरस का उपचार कोई एंटीबायोटिक नहीं हो सकता। और इसी बात को लेकर फिर बाद में सब बातें सच साबित हुई। हमारे सब मरीज सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहिए। प्रकृति के साथ रहेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तो मैं समझता हूँ आप ठीक रहेंगे। बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आज आपसे हमारी चर्चा हुई, और ख़ास तौर से आपका जो इनोवेशन है जो कि गैगरिंग में, और जो डायबिटिक का गैगरिंग या बर्न में होता है, जो आपका मरहम आप जिसे बना रहे हैं और जिसे आप सरकार के माध्यम से एक क्रांति लाना चाहते हैं। लोगों को दवाइयाँ कम होंगी, हॉस्पिटल पे लोड कम होगा, लोगों का तनाव कम होगा और वो स्वस्थ होंगे। हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए। आप पधारे समागम प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आज बात कर रहे थे डॉक्टर भुवनेश गर्ग से, जो कि बर्न के और गैंग्रीन के जो बहुत ही लाइलाज बीमारी भी कही जाती है, उसका इलाज करते हैं। समागम के इस प्रोग्राम में हमें इस वक्त आप इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।